आप सभी लोगों का स्नातक तृतीय वर्ष के रक्षा अध्ययन एवं सैन्य विज्ञान विषय में स्ट्रैटेजिक विचारकों की श्रृंखला में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि माओ से तुंग के बारे में ये श्रृंखला चल रही है, जो चीन के एक सुप्रसिद्ध विचारक हैं और बाद में वो चीन के राष्ट्रपति भी बने, जिसको प्रीमियर कहते हैं। जितना मैंने आपको अभी तक उनके बारे में बताया, अब मैं आपको उस सिद्धांत से थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। और अब आपको समझना पड़ेगा कि माओ से तुंग जब 1945 से लेकर 1949 तक जब वो प्रीमियर बन गए और जिस तरीके से चांग काई शेक ने भाग करके ताइवान में शरण ले ली, तो अब वहाँ से तो उस घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को किस तरीके से चीन ने एक नई परिभाषा और एक नई दिशा और दशा दी, उसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले सत्र में कि ये इनकी सोच ये थी कि चीन को लोगों ने दबाया है। देखिए, मेरा मानना ये है, अगर आपको कोई परेशान किया है और आप भी अगर लोगों को परेशान करना शुरू कर देंगे तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। एक जानवर बन रहा है तो एक तरफ तो आप उस जानवर की बुराई कर रहे हैं, चलिए जानवर नहीं करना, राक्षस शब्द का प्रयोग करता हूँ कि शायद जानवर भी अच्छा होता है। अगर एक व्यक्ति किसी का कत्ल कर रहा है, हत्या कर रहा है और आपने उसकी बुराई करी, तो क्या सत्ता पाने के बाद आप भी वही कत्ल और हत्या का दौर चलाएंगे? तो फिर आखिर आपने बुराई किस बात पे की थी? अब बुराई करने का फिर आपको हक क्या रहा? कुछ उसी तरीके से थ्योरियाँ आगे बढ़ेंगी। तो 1949 के आसपास, ये 1949 में कहते हैं कि हम थियाननमेन चौक पे आकर के कि चीन आज़ाद हो गया, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत चुकी है, इसको अब CPC कहते हैं। CPC अभी भी चल रही है। चीन में एक ही पार्टी का शासन है और वो अभी तक है। और क्योंकि चांग काई शेक भाग करके ताइवान चले गए थे, इसलिए चीन ये मानता है कि ताइवान भी उनका हिस्सा है। इसीलिए चीन दूसरे देशों से कहता है वन चाइना पॉलिसी को मानो, मतलब ताइवान हमारा हिस्सा है। और ताइवान को खुला समर्थन मिलता है अमेरिका का। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत तेज़ी से बदलते हैं। यहाँ ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। लेकिन कभी कभी किसी मैटर पे चीज़ें वहीं पे आके रुक जाती हैं। कोई ये नहीं सोच सकता था कि जापान जैसा देश, जो इतना बड़ा लड़ाकू क्षमता वाला होगा, जिसके ऊपर अमेरिका ने एटम बम का प्रयोग किया, वही अमेरिका को जापान में एक सैनिक अड्डा मिलेगा, वही जापान अमेरिका की बात बोलेगा। हालांकि वो सब बाद में इसलिए था क्योंकि जापान की सुरक्षा का घेरा अमेरिका ने अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन फिर भी एक हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये माओ से तुंग के समय में चीज़ें इस तरह घटी कि वन चाइना पॉलिसी की बात करने लगे कि ताइवान हमारा हिस्सा है। अच्छा, अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो चाइना के जब आप फार ईस्ट में जाएंगे, बिल्कुल पूरब की तरफ, तो एक कोरियन पेनिनसुला पड़ता है, कोरिया प्रायद्वीप को कहते हैं, जो वी शेप में होता है। उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से किताबों में, महाद्वीप प्रायद्वीप क्या अंतर है। तो एक प्रायद्वीप पड़ता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो उत्तर की तरफ है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया। और जो नीचे समुद्र की तरफ का एरिया है, जो जापान की तरफ है, उसको हम कहते हैं साउथ कोरिया। तो कोरिया प्रायद्वीप में भी कुछ संकट आए थे, वहाँ पर भी रूस और जापानियों सबका प्रभाव था। और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया, जिसकी सीमा चीन और USSR से लगती थी, सोवियत संघ से और चीन से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने चीन को और माओ से तुंग को उनकी क्रांति के समय साथ दिया था, तो उन्होंने वहाँ भी उसको साथ दिया। और साउथ कोरिया की तरफ था जापान और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बाद में खैर इन दोनों देशों के बीच एक 38 पैरेलल लाइन खींच दी गई और कोरिया को दोनों भागों में बांट दिया गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। अब आप देखिए
जापान में और साउथ कोरिया में कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आपको भी आप देखिए, आपको जो चीज़ें मिलेंगी, सैमसंग, मतलब मैं कुछ कंपनियों का नाम ले रहा हूँ, सैमसंग है, हुंडई है कार में, किया है, ये सब साउथ कोरियन कंपनी है। और नॉर्थ कोरिया में जो हैं वो तो खैर हथियारों की फैक्ट्रियाँ हैं, जिसको चलाने वाले आपके किम जोंग उन साहब हैं। और किम जोंग उन, किसी को कोई कुछ भी बोलता है तो कहा जाता है कि वो अपने सेना के अधिकारियों को भी गोली मार देते हैं। कुछ वैसा ही माओ से तुंग का चरित्र था। किस तरह था, धीरे धीरे आपको आगे सब बताऊंगा। मैं एक उनके चरित्र चित्रण आपके सामने खींच रहा हूँ, एक जीवन परिचय दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप समझ सकें। क्योंकि ये क्लास सिर्फ एक कोर्स पूरा करने के लिए नहीं है, यहाँ पर कई चीज़ें आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। चीन के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके संबंध क्यों टूटे हैं, जो खराब हैं। वियतनाम का मुद्दा क्या है, ताइवान का मुद्दा क्या है, कोरिया के मुद्दे क्या हैं, तिब्बत का मुद्दा क्या है, भारत के साथ सीमा विवाद कैसे हुआ, अमेरिका इसमें बीच में कहाँ आ जाता है, साउथ चाइना सी क्यों परेशान है। तो ये सब मुद्दों की जो जड़ है, उस मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक लंबा खिंच रहा है, लेकिन आपको इसके बाद समझने में काफ़ी आसानी हो रही। उसके बाद क्या था कि जब मैंने आपको बताया कि इन्होंने कोरिया को भी इन्होंने बांट दिया, और कोरिया में चीन की सेना की तरफ से माओ से नॉर्थ कोरिया की तरफ, क्योंकि ये तो सपोर्ट कर रहे थे माओ से तुंग नॉर्थ कोरिया को, तो चीन की सेना के जो जनरल माओ से तुंग के कहने पर गए थे कोरिया में लड़ने के लिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से, उसी कोरिया में लड़ने वाले जनरल को, मतलब एक जिसने कमान संभाली थी, उसी का प्रयोग देखिए 1950 के आसपास ये हो रहा है, 50 के दशक में, उसी जनरल का प्रयोग 1962 में माओ से तुंग ने भारत की सीमा पे किया, जब भारत से युद्ध हुआ। कितना दिमागदार आदमी, एक युद्ध उसको पहले दिखा चुका है कि कैसे लड़ना है महाशक्तियों से, खुद क्रांति करके बैठा है तख्ता पलट करके, और अब उसको वहाँ भेज रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूर, कि वही आदमी, वही सेनाध्यक्ष जो कोरिया में नॉर्थ कोरिया की तरफ से चीन के कहने पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपनी भूमिका निभाया, उसी को 1962 में उठा करके इन्होंने यहाँ पर रख दिया भारत के खिलाफ। 1950 आते आते इन्होंने क्या कहा माओ से तुंग ने, कि जो तिब्बत है वो हमारी पितृभूमि है। पता नहीं कहाँ से खैर इनके दिमाग की पच थी, ऐसे दिमाग में इनके फालतू वाले जो खुराफात के जो प्रश्न थे बहुत चलते थे। हत्याओं के माहिर आदमी थे, वो किस तरह भी हत्या करेंगे, भी अपने चीनियों को ही मारेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। जिसकी इन्होंने सत्ता स्थापित करवाई अपने साथियों की, जो इनको बाहर करेंगे अभी ये इनको भी मारेंगे, किस तरह मारेंगे भी आपको मैं बताऊंगा। तो 1950 आते आते इन्होंने कहा भाई तिब्बत जो है वो हमारा पितृभूमि है। ये तिब्बत में घुसने लगे, कहे देखो भाई तुम्हारा जो है विकास नहीं हुआ है, तुम्हारा विकास हम करेंगे। तिब्बत एक आज़ाद देश था, ये वहाँ घुसे, वहाँ के नागरिकों को अपने यहाँ मेन लैंड ले गए, चीन ले गए। धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पे सड़कें बनवाई, विकास का कार्य दिखाने लगे, सब्जी बाग जितना हो सकता है वो सब दिखाया। और उसके बाद हालात यहाँ तक आते गए कि इन्होंने जो भारतीय एरिया था जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी सड़क बना ली। हमारी भारत सरकार को कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। ये तो तृतीय विश्व के गुट निरपेक्ष वाले आंदोलन में लगे हुए थे कि हम कूटनीति से ये अगवा बन जाएंगे। आपके पड़ोस में कोई अगर ये व्यक्ति बोले कि मेरे पास तमंचा है, तो आपको भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। तमंचा ना सही, चाकू तो रखना ही पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको रखने को नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो उसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, जरूरी भी है। यही प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था भारत के सामने जब माओ से तुंग बन गए थे। भारत को बहुत अच्छा लगा, क्रांति हो गई,
हम आँख मूंदने वाले आदमियों में से थे, लेकिन उसका खामियाजा हमें को भुगतना पड़ा। मालूम चला कि चीन की सेना तिब्बत में आ गई, और जबकि तिब्बत से हमारी संधि थी कि वहाँ का संचार और रक्षा का काम हम देखेंगे, उसके बावजूद भारत की उस समय की सरकार ने भारतीय सेना को वापस बुला लिया। और तो और संचार या BSNL, इसको BSNL कहते हैं, टेलीफोन विभाग का जो सामान रखा था, और जो बिजली विभाग के जो सामान रखे थे, वो भी इनको गिफ्ट कर दिया कि ले जाओ। और ये आकर के यहाँ बैठ गए। 1959 आते आते इन्होंने तिब्बतियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। सब माओ से तुम के कहने पे हो रहा था। और दलाई लामा ने 1959 में भाग करके भारत में शरण ले ली, धर्मशाला। तो इनको खुन्नस वहीं से चढ़ गई कि तुमको शरण क्यों दी। और उसी चक्कर में इन्होंने ये पूरी, देखिए माओ का दिमाग कम नहीं था, बहुत दिमागदार आदमी था। जब वो कह रहा था वो व्यक्ति कि बंदूक से ही सत्ता की चाबी या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि आपको सैनिक तैयारी करनी पड़ेगी। चीनी हो, कम्युनिस्ट वाले की सोच वाले हों, अब आपको मैंने बता दिया इस माओ की सोच ये थी। तो माओवादियों से निपटने का एक ही तरीका है, कह दो भैया ऐसा है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी बंदूक है, उसकी 10 गुना बड़ी हमारे पास तोप है, तुम बंदूक चलाओगे, हम तुमको तोप से उड़ा देंगे। ये तभी मानेंगे, वरना ये मानने वालों आदमी में से नहीं है। खासकर माओवादी, जो माओ का साथ दे, जो माओ के विचारों से जो प्रेरित हों, वही माओवादी हैं। थर्ड ईयर में एक पेपर है एक चैप्टर है इंटरनल सिक्योरिटी का या नक्सलिज्म का, वो भी आपका धीरे धीरे इसी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो नक्सली हिंसा भारत में चल रही है, जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उनकी सोच क्या है वो आपको भी यहाँ सब मालूम चल जाएगी। इसीलिए मैं इस पर बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ आपसे। तो 1959 में भाग करके दलाई लामा ने शरण ले ली भारत में। 1962 में ये लड़ने आ गए भारत से, और मुद्दा वही बनाए। अब देखिए 45 में इन्होंने क्रांति करी, 1949 में खुद को कह दिया 47 से 49 तक कि भाई ये हम जीत गए, CPC जीत गई। वो चांग काई शेक भाग के ताइवान या फार्मोसा चले गए। उसके बाद ये कोरिया युद्ध में लड़ने चले गए। उसके बाद अब देखिए ताइवान से अपना इन्होंने डंडा उठाया ही हुआ था लड़ने के नाम पे, तिब्बत में आ गए। 62 होते होते भारत से लड़ने आ गए। कितने दिन के अंदर? सिर्फ 15 से 20 साल के अंदर। कौन? यही माओ सेतुंग। आगे देखिए, इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि ये पश्चिम दुनिया को सहन नहीं करते थे, पश्चिमी देशों को। पश्चिमी देश कौन? ये यूरोपियन और अमेरिकन। इनको लगता था कि लोग पूंजीवादी लोग हैं, और ये तो सर्वहारा के रक्षक थे, फर्जी बने घूम रहे थे, है ना। तो इन्होंने जो है अमेरिकियों को या जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे, उन्होंने कभी भी उनको पसंद नहीं किया माओ से तुम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि माओ के बारे में कहा जाता है कि पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, बहुत पढ़ते थे। अब जब बात आई तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये पश्चिमी लोगों से किस तरीके से इनकी एक नफरत थी। कहा जाता है कि एक बार ये रूस में किसी शायद स्टालिन से या किसी राष्ट्रपति से मिलने गए थे। वो माओ से मिलने को तैयार नहीं हुए थे, उनको इंतज़ार कराया था। तो ये किसको इंतज़ार कराएं? बहुत मोटे टाइप के आदमी थे, और ज़्यादा चलने फिरने में भी यकीन नहीं करते थे। इनकी एक बड़ी सी पलंग बनी हुई थी लेटने के लिए, उसी में अपना दिन भर बैठे रहते थे अपने डबल बेड पे। हाँ, उसमें क्या था कि उस शायद डबल बेड पे चारों तरफ, चाहे उसमें इन्होंने कोई लकड़ी की अलमारियाँ लगवा रखी हों या कुछ भी हो, लेकिन चारों तरफ किताबें कहते हैं बहुत ऊंची ऊंची रखी होती थी। वो पढ़ते रहते थे अपना बैठ कर, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। दूसरा क्या है कि एक बड़ा सा कोई एक अपना चोंगा सिलवाए हुए थे, जो आप अक्सर पिक्चर में देखते हैं कि लोग
नहाने के बाद एक तो मोटे तौलिया वाले कपड़े का पहनते हैं, कुछ वैसा ही पहन करके घूमते रहते थे अपने घर में। एक बार इनसे कोई अमेरिकी नेता मिलने आए, शायद विदेश मंत्री थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन एक मंत्री मिलने आए थे और उन्होंने उनसे मिलने के लिए टाइम मांगा। तो कहा जाता है कि ये सबसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए। इनकी जगह पे एक थे चाउ एन लाई, जो उनके टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अक्सर चाउ एन लाई मिला करते थे लोगों से। इनसे लोगों का मिलना जुलना कम होता था, ये बस बैठे रहते थे राजा के तरीके से। तो जब अमेरिकी विदेश मंत्री गए तो इन्होंने उनको भी इंतज़ार करवाया, क्योंकि स्टालिन इनको इंतज़ार कराया था, तो अब ये किसको दिखाएं अपनी ताकत। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिकी विदेश मंत्री को इंतज़ार कराया काफ़ी लंबे टाइम तक। खैर उनसे बाद में मिलने को तैयार हुए और एक बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व नहीं था, बहुत बड़े वाले चेन स्मोकर थे। और देखिए, नहाने धोने में इनका कोई बहुत बड़ा कोई यकीन नहीं था, मंजन भी नहीं करते थे, जिसको हम कहते हैं टूथपेस्ट या दांत साफ करना, उसमें भी इनका कोई यकीन नहीं था। चाय के शौकीन थे, चमेली की कोई एक उसमें मैंने कोई पढ़ा था, कोई शायद चमेली की चाय कोई वर्ड है, तो शायद वही होता होगा, एक कोई किसी पत्ती वत्ती की चाय है शायद, वो चमेली की चाय वही पीते थे और उसी से कुल्ला कर लेते थे। तो कहा जाता है, जो लोग इनको देखे हैं, कि इनके दांत भी बहुत साफ़ नहीं होते थे, हरे रंग के दांत थे। मतलब कुल मिलाकर के जो बिल्कुल एक अजीब टाइप का व्यक्तित्व था, ये उसके स्वामी थे। और लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने पे यकीन नहीं करते थे। 1962 में एक चित्र आता है, जब भारत युद्ध हार गया, तो उसके बाद संसदीय प्रतिनिधिमंडल चाइना गया। तो कहा जाता है कि उसमें कुछ लोग थे, भारत के सांसद भी थे, कुछ सीनियर IAS लोग भी थे। तो उनके सामने ये आए और किसी एक बड़े नेता के गाल पे हाथ थपथपाते हुए कहे, चलो छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। मतलब क्या था कि 1962 की हार तो ये दिखाई दिए थे, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए और सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए हरकत इस तरह करते थे, सामने वाले को परेशान करने के लिए। देखो हम तुमसे बड़े आदमी हैं, वो गाल भी ऐसे कर दिए, थपथपा दिए, चलो अब तक उस दुनिया में खोए हुए हो। लेकिन सब था नहीं, ये बहुत ही उस टाइप के व्यक्ति थे, और जो करते थे बहुत सोच समझ के करते थे। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। देखिए, इन्होंने चीन में एक बात बोली, सत्ता पाने के पहले भी और सत्ता पाने के बाद भी। इन्होंने कहा कि जमींदारों से ज़मीन छीन लो, गरीबों में दे दो, और जो करना है करो। अब हुआ क्या उसका हस्र कि भाई वहाँ पर हत्याओं का दौर शुरू हो गया। सर्वहारा वर्ग ने या गरीबों ने निकाल के ज़मींदारों को जान से मार दिया, और हालात यहाँ तक कठिन हो गए कि ज़मींदार दिखते थे और ये लोग उसको मार करके ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। एक तरीके से हत्याओं का दौर शुरू हो गया। अब प्रश्न उठता है कि आप जब क्रांतिकारी थे, देखिए क्रांति की जो एक संभावना होती है ये होती है कि शुरू में क्रांति हो जाएगी, बाद में कोई क्रांति का नेता आएगा। बाद में आप बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की बात कब से कर रहे थे, सर्वहारा जीतेगा बुर्जुआ हारेगा। क्रांति करे, सत्ता में आए, आपने फिर वही बात कर दी। तो आप जब प्रीमियर थे, ऊपर के पद पे बैठे थे, तो आपको अपने लोगों को कंट्रोल करना आना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था आपको से कोई बात। उन्होंने बोल दिया, वहाँ पर ज़मींदारों का कत्ल शुरू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आपके ही तो आखिर भाषण से हुआ था, तो नरसंहार हुआ, ज़मींदारों की हत्या हुई, तो क्या उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? चलिए एक आपको मैं प्रश्न का और जवाब देता हूँ, क्या आपके हाथों में किसी के भी हाथ की 5 उंगलियाँ बराबर हैं? अगर आपको समानता कितनी बात करनी है तो आप पहला काम करिए, एक नाप से अपने हाथ की उंगलियाँ काट दीजिए। आप नहीं कर सकते,
जब समाज में विषमता होगी ही होगी, वो किसी के भी हटाने से जल्दी नहीं हटेगी। जब वरना आप किसी दो चीज़ की तुलना कैसे करेंगे? हाँ, अमीरी और गरीबी के रहन सहन के स्तर में अंतर आ सकता है। दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि जब इनके कहने पर लोगों की हत्याएं हो गई, लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, तो इनका फिर एक और कहना ये था कि आज से ज़मीन किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है, वो पार्टी की हो गई और जनता की हो गई। अब क्या था कि आप वहीं पर रहिए, वहीं पे खाइए, वहीं पर सोइए, आप बराबर वहीं पे रहेंगे। एक टारगेट फिक्स कर दिया गया और आपको इतनी ज़मीन से अनाज पैदा करके देना है। अब सवाल है कि आखिर जो सर्वहारा वर्ग था या जो गरीब था, जो अभी तक अपनी ज़मीन का मालिक नहीं था, कोई इस राज्य से सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ज़मींदार है नहीं, वो कैसे क्या पैदा कर लेगा? और टारगेट आपने लगा दिया तो मालूम चला कि भाई अनाज इतना होगा, कीड़े भाई प्राकृतिक आपदाएं तो समय आती ही थी, बरसात हुई नहीं हुई, ज़्यादा हो गई। तो ये जो राज्य की जो नीति थी कि तुम उगाओगे हम तुमसे लेंगे, हम तुम, वो एक बड़ा एक अजीब कॉन्सेप्ट पैदा हो गया और किसानों को वो देना ही पड़ा। तो अब किसान ना उधर खुश रहे ज़मींदारों के साथ, ज़मींदारों को किसानों ने इनके कहने पर मार दिया, और ये आए तो फिर से शोषण करने लग गए। क्यों? ज़मीन तुम्हारी कैसे हो गई? ज़मीन तो राज्य की है, ज़मीन तो पार्टी की है, तुम सिर्फ पैदा करोगे, तुमसे हम लेंगे। तो फिर वहाँ पर एक नई दिक्कत शुरू हो गई। अब समस्या फिर है, गरीब तो फिर गरीब रह गया, गरीब के पास ज़मीन आ गई, करने भी लग गया, तो वो ज़मीन तो पार्टी और सरकार की हो गई, जनता की पार्टी, भाई जनता की हो गई, देश की ज़मीन हो गई। वो तो बेचारा फिर से वहीं पर रह गया। अब वो अपना उत्पादन करेगा, आपको देगा, तो फिर एक से एक नई समस्याएं पैदा हो गई। तो इस तरीके से इनकी जो एक ज़मीन वाली जो नीति थी उसका मैंने जिक्र किया। अब आपसे अगले सत्र में मैं इनकी जो बाकी जो नीतियाँ थी उनकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद।